नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैनपुरी में डिंपल यादव की जीत के बाद में समाजवादी पार्टी के हौसले बढ़े हुए हैं। यहां तक कि चाचा शिवपाल यादव, जो 2016 में समाजवादी पार्टी से अलग थलग कर दिए गए थे, अब एक हो गए हैं। यानी चाचा और भतीजे अब मिलकर जुगलबंदी करेंगे। अखिलेश यादव का प्यार अपने चाचा पर जमकर बरस रहा है। हाल ही में उन्होंने संकेत दिए हैं कि शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। 2016 में इन्हीं अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव को बहुत ही बुरी तरह से अपमानित करके पार्टी से अलग थलग कर दिया था, प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया था। तब नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि यदि शिवपाल चले गए तो पार्टी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। मुलायम सिंह यादव खांटी राजनीति थे, यूपी की राजनीति को भली भांति जानते थे। उनकी बात अक्षर से साबित हुई और यही हुआ। समाजवादी पार्टी सत्ता से तो बाहर हुई ही, उसके बाद लोकसभा चुनाव में यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन के बावजूद भी समाजवादी पार्टी को वह सफलता नहीं मिली जो उसे मिलनी चाहिए थी, बल्कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में हाशिए पर चली गई और 2022 के विधानसभा चुनाव में उसे आशातीत सफलता नहीं मिली। क्या है इन चाचा भतीजे की जुगलबंदी के मायने? क्या ये जुगलबंदी आगे कुछ और नया गुल खिला पाएगी या भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती पेश की जाएगी? यह तो अभी भविष्य के गर्त में है। हम देखते हैं ये रिपोर्ट आखिर है क्या। अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को भले ही पार्टी में शामिल कर लिया हो और उनकी पार्टी का विलय कर लिया हो, लेकिन अगर पीछे के इतिहास पर देखेंगे तो ये तस्वीर कितनी आगे तक जाएगी, कितना साथ चलेगा और 2024 के चुनाव में ये साथ क्या नई रणनीति के साथ मैदान में होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से पीछे यानी कि 5 साल पीछे की तस्वीर की बात करेंगे तो तस्वीर बिल्कुल जुदा थी। जब 2016 में 13 सितंबर को अखिलेश यादव ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दीपक सिंघल को हटा दिया था। ये वो आईएएस थे जो बहुत ही चहेते कहलाते थे शिवपाल सिंह यादव के। डीपी यादव जो बड़ा नाम थे, उनको भी शिवपाल सिंह यादव का करीबी माना जाता था और शिवपाल सिंह यादव ने भरपूर कोशिश की कि उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल कराया जाए। लेकिन अखिलेश यादव किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के नेता को अपनी पार्टी में शामिल कराने से दूरियां बना रहे थे। कई ऐसे नेता थे जिनको पार्टी से बेदखल भी किया गया था। ऐसी में शिवपाल सिंह यादव का डीपी प्रेम एक बार फिर उभरा था, जिसको लेकर दोनों के बीच मतभेद पैदा हुए थे। 2022 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर भी शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव साथ आ चुके थे, लेकिन तस्वीरों में जिस तरह से देखा गया शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच वो जो निजता थी वो नजर नहीं आई, वो करीबी नजर नहीं आए कि एक दूसरे के। एक फोटो वायरल हुआ जिसमें अखिलेश यादव के रथ पर मुलायम सिंह भी सवार थे और दोनों यानी कि शिवपाल सिंह यादव पीछे खड़े थे और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों कुर्सियों पर बैठे थे। उस तस्वीर में भी देखा गया कि शिवपाल सिंह यादव सिर्फ एक बेचारे की स्थिति में नजर आए थे। तो फिलहाल अब मिलन हुआ है दोबारा 2022 में, लेकिन ये मिलन कितना कामयाब होगा 2024 के लिए ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी का पतन हुआ है लगातार और अपनी परंपरागत सीटें, जिसमें आजमगढ़, रामपुर जैसी सीटें शामिल हैं जो हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी, वहां पर भी भाजपा ने सेंधमारी की और उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज की। देखना होगा कि 2024 में क्या समीकरण होंगे, किस पार्टी के साथ गठबंधन होगा, छोटे दलों को कैसे साधा जाएगा और वो नेता जो खासकर शिवपाल सिंह यादव के करीबी हैं, क्या अब उनको पार्टी में शामिल किया जाएगा, ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनका कहना है कि शिवपाल सिंह यादव को अब संगठन में भी बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए ताकि पार्टी को और मजबूत किया जाए। आज की हमारी इस बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक लारी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुनील अर्कवंशी, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे आलोक वर्मा और जनता टीवी के पॉलिटिकल विश्लेषक और स्टेट हेड हैं अनिल के अंकुर, वे हमारे साथ जुड़ेंगे। बातचीत की शुरुआत हम तारिक लारी जी से आज करते हैं। तारिक लारी जी की पार्टी का मामला है। तारिक लारी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहस में। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये 5-6 साल का जो एक अलग तरह का सीट युद्ध चल रहा था समाजवादी पार्टी में और प्रसपा के बीच में, कहा जाए तो इसे अगर यूं कहा जाए कि चाचा और भतीजे के बीच में जो सीट युद्ध था अब समाप्त हो गया है, तो क्या अब आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी अपनी पुरानी रौ में लौट पाएगी? तारिक साहब, पूरी चुनाव देखकर पता तो चल ही रहा होगा, जहां पे इन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए का पिटारा खोल रखा था भारतीय झूठी पार्टी ने, वहां कैसे मुंह की खाई है, धूल चटाई है, ये तो आप खुद ही देख रहे हैं। उसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है।
लारी साहब एक बार, ये तो मुलायम सिंह का गढ़ था, भारतीय जनता पार्टी वहां पहले भी बहुत जीती नहीं थी, ये तो ये। और दूसरी बात, वहां यादवों का बोलबाला है, मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी है, ऐसे में कहां भारतीय जनता पार्टी, हाँ भारतीय जनता पार्टी लड़ती पूरी ताकत से है, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ती पूरी ताकत से, लेकिन वह सीट तो परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी की है। जी लारी साहब, कहिए तो इनके पास कैंडिडेट भी नहीं था, कैंडिडेट भी समाजवादी का ही लेकर गए थे एक तरह से। ये इनको तो कैंडिडेट तक नहीं मिल रहा था, कैंडिडेट भी ये ले गए थे हमारा, उसमें भी फजीहत हो गई। मोदी नारा और योगी नारा, और मोदी लहर और योगी लहर गई कहा। एक दावा कर रहे थे कि लाखों वोट से हरा देंगे, यहाँ तो लाखों वोट में खुद ही हार गए। और ऊपर से अखिलेश जी, शिवपाल जी के, लेकिन आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव ने, ठीक है लारी साहब, आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव ने देर कर दी? यह अगर पहले हो जाता तो हो सकता है विधानसभा चुनाव के परिणाम कुछ और होते, जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनके आने के बाद अचानक चमत्कार हुआ है मैनपुरी में, जो कि रामपुर में नहीं हो पाया। देखिए एक बात समझिएगा, जो आप कह रहे हैं कि देर कर दी, राजनीति में हर चीज तभी होती है जब पॉसिबल होता है, जो ऊपर वाला चाहता है। आप अभी बैठे हुए, हम बैठे हुए, हो सकता है अभी सिग्नल चला जाए, ऊपर वाला चाहे हमारी आपकी बातचीत ही ना हो, तब आप क्या कर लेंगे? तो ऊपर वाला जब चाहेगा तभी सब कुछ होता है जी। तो आप क्या देखते हैं समाजवादी पार्टी का भविष्य? आप तो आप बीजेपी वालों से पूछिए जो बिलबिलाए बैठे हुए हैं, जिनको कैंडिडेट तक नहीं मिल रहा था वहां पे। बीजेपी वाले आपकी पार्टी का भविष्य क्यों बताएंगे? तो नहीं, बीजेपी वाले आपकी पार्टी का भविष्य नहीं बताएंगे ना तारिक साहब, ये तो आप ही बता पाएंगे। नहीं, वो बता देंगे, फिर वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आलोक जी बैठे मुस्कुरा रहे आलोक जी बताएंगे, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर शिवपाल जी को जेल भेजने की तैयारी कर ही ली है, उनकी हत्या करने की तैयारी कर ही ली है इन लोगों ने, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी भी कम कर दी है। हत्या करवा देंगे ये लोग, वो तो दिख ही रहा है मुझको। ये तो हत्यारी सरकार है। जब हिरेन पांडे का मर्डर करा के मोदी जी मुख्यमंत्री बन गए, कोई बाकी चीज क्या है? शिवपाल जी क्या है? वो तो यही करेंगे, देखिएगा ये हत्या करवाएंगे, इसीलिए सुरक्षा कम करा रहे हैं। अभी देखिएगा उनका बंगला भी छीन लिया जाएगा, अभी बंगला भी छीनेंगे, ताकि वो बिल्कुल ही ऐसा हो जाए कि उनकी हत्या करवा दी जाए। क्योंकि इन लोगों ने बड़ी डांट, मुझे तो कई गुजरात के लोग मिले थे, कह रहे थे हम लोग हर वोट 1-1 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं और वहां पे 1-1 लाख रुपया पर क्या वोट बांटेंगे और हरा के रहेंगे। लोगों ने 1 लाख रुपया भी पी लिया इनका और वोट पे भी मार दिया लात इनके। पैसा भी पी लिया जनता ने। मैं ये कहूंगा जनता बहुत होशियार हो गई है, रिजल्ट दिखा रही है, सारे रिजल्ट दिखा रही है। और आप रामपुर की बात कर रहे हैं, तो रामपुर में भी जादू चला था, लेकिन जादू के आड़े में बीच में कुछ शैतान, जो खाकी वर्दी के शैतान थे, उनके तो वीडियो भी वायरल है कि कैसे लोगों का आधार कार्ड पे फेंक दिया जा रहा था, उनका पैन कार्ड फेंक दिया, पहचान पत्र फेंक दिए जा रहे थे कि नहीं ये आपका वोटर आईडी कार्ड है तो कहने जाओ आधार लेकर आओ, और जब अपने घर जाते तो लाठी मार के घर में बंद कर दे रहे थे। तो ये तो रामपुर में हुआ है। वहां पे ये गुंडा ये कर नहीं पाए क्योंकि वहां पीट दिए जाते, वहां चलती नहीं। तो ये तो मैनपुरी में भी हो सकता था ना, मैनपुरी में नहीं हो पाया। मैनपुरी में क्या आपके लोग ज्यादा ताकतवर हैं, वो पुलिस से ज्यादा बड़े हैं? मैनपुरी में इसलिए नहीं किया क्योंकि वह जनता ही जो थी, जो कहा जाता है ये जो जिसका नारा लगाते हैं हिंदू हिंदू, वो हिंदू जनता इनको पीट देती, और वहां पे बेचारे मुसलमान थे तो वो पीट जाते, इसलिए वो खामोशी से बैठ गए। मतलब वहां हिंदू, चलिए ठीक है, अगर ठीक है, आपके बात खैर नहीं। अब आप तारिक साहब, ये तो कोई बात नहीं हुई कि अगर जहां आप जीतते हैं वहां आपके तर्क कुछ और है, जहां आप हारते हैं वहां प्रशासन हावी रहता है, तो ये तो दो तरफा बात हो गई ना, विरोधाभास है आप ही की बातों में। खैर हम सुनील अर्कवंशी जी से जान देते हैं। सुनील साहब, आप समाजवादी पार्टी के भी साथ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी पहले साथ रहे हैं, और आपके जो नेता हैं वो एक समाज को एकजुट करने के, जो पिछड़ा समाज है उसको न्याय दिलाने की बात करते हैं। अब आपको लगता है कि शिवपाल यादव जब समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं तो इसका कोई बड़ा लाभ होने वाला है भविष्य में? सुनील साहब देखिए उपाध्याय, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, आज जिस तरीके से मैनपुर की जीत पर समाजवादी पार्टी के बहुत उत्साहित है, वो जीत मानी नेता श्री ओम प्रकाश, श्री
मुलायम सिंह यादव जी की जीत है और उनको श्रद्धांजलि जनता ने दी। उनको चाहे अति पिछड़ा समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे श्रवण समाज हो, उन्होंने सबको श्रद्धांजलि के नाम पर वोट देने का काम किया और ये माननीय आदरणीय नेताजी के नाम पर जीतने का काम किया गया है। ये आप देखिए ना कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी पूरी मैनपुरी में चुनाव लड़ने का काम कर रही थी। ना तो उसको रामपुर से कोई मतलब था, ना ही खतौली से मतलब था। मैनपुरी ही कैसे हम जीतने का काम करें, इस पर आ जाते हैं हम अपनी बात पर। आपने कहा कि अति पिछड़ा समाज को हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी एकजुट करने के लिए लगे हुए और लगातार उनको जो हक अधिकार कैसे मिले, सड़क से लगाकर सदन तक उसकी आवाज को उठाने के लिए लगातार बोलते रहते। जैसा कि अभी अपने शीतकालीन सत्र जो चल रहा था, उस शीतकालीन सत्र में जब नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी खड़े होकर गरीबों की बिजली बिल माफी के ऊपर बोल रहे थे, न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कैसे उस पर बोल रहे थे, तब समाजवादी पार्टी तंज कसने का काम कर रही थी। समाजवादी पार्टी को पुरजोर उस बात को और उस मांग को समर्थन करना चाहिए था, मगर जनता के हितों के मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी उस मुद्दे पर माननीय नेताजी को तंज करने का काम कर रही थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से जनता के मुद्दों को लेकर गंभीर है। इनको अति पिछड़ों की हिस्सेदारी मिले उससे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने कुनबे की ताकत को कैसे बढ़ाना है, अपने लोगों को कैसे मजबूत करना है, इस पर वो विचार करने का काम करते हैं। और ये साफ तौर से देखा गया, चाहे आजमगढ़ का चुनाव हो तो किसको लड़ाने का काम किया गया, मैनपुरी का चुनाव हो तो किसको लड़ाने का काम किया गया। रही बात माननीय शिवपाल चाचा की आने की, तो माननीय शिवपाल चाचा जी 2022 में भी समाजवादी पार्टी के साथ में थे। कब कहा जा रहा था कि भाई समाजवादी पार्टी से अलग है, मगर उसके बाद उनका क्या हर्ष किया समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, किस तरीके से उनको पत्र जारी कर दिया, कहा आप स्वतंत्र हैं, आप बीजेपी के एजेंट हैं, आप बीजेपी की भाषा बोलने का काम करते, तमाम आरोप लगाकर उनको बिल्कुल पत्र जारी करके उनको अलग करने का काम किया। और फिर चुनाव आया तो अब देख लीजिए कि किस तरीके से चाचा, अच्छी बात है, ये उनकी पार्टी का मामला है, किसको लेना किसको नहीं लेना वो उनका विषय, उनके परिवार का विषय, मगर सबने 2022 में देखने का काम किया कि किस तरीके से माननीय शिवपाल यादव जी को किनारा करने का काम किया गया। तो आपको सुनील जी ऐसा लगता है कि जैसा 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद हुआ, अब मैनपुरी के बाद भी क्या ऐसा ही हो सकता है? देखिए, जो देखा है वो मैं बता सकता हूं, आगे मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, मगर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने किया है, चाहे वो हमारी पार्टी के साथ में हो, चाहे केशव देव मौर्य जी के साथ में हो, चाहे शिवपाल जी के साथ में हो, सभी के साथ में देखा, उनको सही राय देने वालों की जरूरत नहीं है जब काम निकल जाए। 47 से 111 पे पहुंचाने में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी का सहयोग है। पूर्वांचल की धरती पर आप देख लीजिए और पश्चिम की धरती पर आप देख लीजिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी की बढ़त हुई है, ये किसी से छुपा नहीं है। पूरी ताकत से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव लड़ाने का काम किया था। माननीय शिवपाल यादव जी पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी को लड़ाने के लिए आए थे, मगर क्या हुआ, उनको कितनी सीटें देने का काम किया अब आप खुद ही देख सकते हैं। आने वाला समय अब उनके परिवार का मामला है, उनकी पार्टी का मामला है, वो आने वाला समय बताएगा कि उनको कितनी जिम्मेदारी जिम्मेदारी नहीं देने का काम किया जाता। ये हमारा विषय है। ठीक है सुनील जी, ठीक है। आलोक जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो हैं ही, साथ ही आपकी राजनीतिक विषयों पर अच्छी पकड़ है। शिवपाल यादव जी का इस तरह से जाना, ये माना जाता था जब तक शिवपाल यादव हालांकि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं थे, और लेकिन उन्हें जिस तरह से सुविधाएं दी गई, जिस तरह से उन्हें बंगला दिया गया, सरकारी आवास दिया गया, उसके बाद उन्हें उनकी जिस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन जैसे ही ये पता चला कि शिवपाल यादव मैनपुरी चुनाव में प्रचार करेंगे समाजवादी पार्टी के लिए, तत्काल उनकी सुरक्षा कम कर दी गई। उनके गोमती रिवर फ्रंट वाला मामला जो है वो खोल दिया गया और वो जांच की तैयारी अब चल रही है। जैसा कि अभी लारी साहब आशंका व्यक्त कर रहे थे कि हो सकता है उनकी हत्या हो जाए, हो सकता है उनका बंगला छीन लिया जाए, क्या ये सही है? आपको क्या लगता है, क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? और क्या भारतीय जनता पार्टी इतना शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के मेल मिलाप से भयभीत है? आलोक जी, देखिए, पहली चीज, हम और समाजवादी पार्टी इसी भाषा को जानते हैं, तो उसी जगह पे उसी तरीके की बातें कर रहे हैं, इस पर मुझे खास कुछ नहीं कहना। दूसरी चीज ये है
कि जहां तक सुरक्षा का मसला है, जब समाजवादी पार्टी का शासन था, जब समाजवादी पार्टी में शिवपाल जी मंत्री थे, तब उनको सुरक्षा दी गई। जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी से हटे, अलग हुए, उसके बाद निश्चित रूप से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का अपना इतिहास रहा है, जिस तरीके से उनके साथ जिस तरीके के चेहरे के लोग जुड़े थे समाजवादी पार्टी से, तो जाहिर सी बात है शिवपाल जी को खतरा था। अब जब शिवपाल जी वहीं चले गए हैं, उसी पार्टी में चले गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत भयभीत होने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में कोई भी नाम उठा लीजिए, आप किसी भी गढ़ में चले जाइए, आप पूर्वांचल में चले जाइए, मुख्तार अंसारी किसके करीब थे? समाजवादी पार्टी के करीब थे। आप अवध क्षेत्र में चले जाइए, अतीक अहमद किसके करीब थे? समाजवादी पार्टी के करीब थे। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी में जो जा रहा है उनको डरने की जरूरत नहीं है, सुरक्षा की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उनको लगता है, वो भयभीत महसूस करते हैं, तो जो सिस्टम है उसमें जाएं, अपनी खतरे की बात बताएं। मुझे लगता है अगर खतरा वास्तविक होगा तो उनको निश्चित रूप से सुरक्षा मिलेगी। दूसरी बात, आप एक चीज कह रहे थे कि शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी में चले गए, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि 2022 में कुछ खास फर्क पड़ा। शिवपाल यादव जी भी थे, कई दूसरी छोटी छोटी पार्टियां भी थी जिनको अखिलेश यादव जो बहुत मान मनव्वल करके अपने साथ ले गए थे, और हमसे भी कुछ लोगों को तोड़ करके अपने साथ उन्होंने शामिल किया था। लेकिन नतीजा 2022 में क्या निकला, और 2022 में उससे पहले आप देख लीजिए ना, अभी एक नतीजा उनके पक्ष में आया है, बहुत मुस्कुराने का उनको मौका मिल गया है। लेकिन 2014 से लगातार उत्तर प्रदेश का इतिहास देख लीजिए, 2014 में हम जीते, 2017 में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, तब भी हम जीते। 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा ने गठबंधन किया, मीडिया के साथी कह रहे थे ऐतिहासिक गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी का कहीं पता नहीं चलेगा, लेकिन हमने शानदार जीत हासिल की, दोनों को 10 और 5 सीटें मिली। 2022 में क्या हुआ आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसे कितने गढ़ जो है समाजवादी पार्टी के हमने ढहा दिए। बदायूं का क्या हुआ आपको अच्छी तरीके से, कन्नौज में क्या हुआ आपको अच्छी तरीके से मालूम है। अभी रामपुर में चुनाव हुआ, अब तो दोनों सीटें वो हार गए, लोकसभा की भी हार गए, विधानसभा की भी हार गए। कभी समाजवादी पार्टी कहती थी वो तो हमारा गढ़ है। आजमगढ़ का क्या हुआ, उसको तो अखिलेश यादव जी ने खाली किया था ना साहब। अरे साहब आज मैनपुरी जीत गए, आपको मुस्कुराने का मौका मिला, निश्चित रूप से मुस्कुराइए। लेकिन जहां जो भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करेंगे, तो हम तो अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर कहा करते थे ना, जीत में ना हार में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। कहीं हम हारे हैं, कहीं हम जीते हैं। हम हिमाचल प्रदेश हार गए, गुजरात में बुलंद जीत हमने चलिए ठीक है, लेकिन गुजरात में केवल 1% वोट से हम हारे हैं। तो जीत हार तो मुझे लगता है कि चुनाव में लगा रहता है। ठीक, चलिए ठीक है। अनिल के अंकुर, आप लगातार राजनीति को करीब से देखते रहे हैं उत्तर प्रदेश की। अभी ये जो पटाक्षेप हुआ है समाजवादी पार्टी में राजनीति का, चाचा भतीजा जिस तरीके से एक हुए हैं, आपको लगता है कि ये जो विलय है ये दिलों का भी विलय हो चुका है? अंकुर जी, आपने बिल्कुल सही बात कही सर कि ये दिलों का विलय पॉलिटिकल नहीं पारिवारिक भी है, और जो कि ये लंबे समय से इसके लिए प्रयास किए जा रहे थे, और ये इसके जो परिणाम है आपने सामने देखे हैं कि अगर हम बात करें इस उपचुनाव की, मैनपुरी के उपचुनाव की, जिस तरीके से चाचा शिवपाल ने अपना जो उनका क्षेत्र है जसवंत नगर में जो पहली जो बढ़त थी वो जसवंत नगर से थी, और इतने लंबे मार्जिन से जितने मुझे मुलायम सिंह यादव जी जीते थे, जो 92,000 से आसपास जीते थे, तो उससे कहीं ज्यादा मार्जिन इन्होंने जसवंत नगर से पहली लीड ले ली थी। तो कहीं नहीं चाचा का असर है, और ये चाचा का असर परिवार के रिश्तों का भी असर छोड़ेगा। ये तो एक बात हुई कि पूरे क्षेत्र में चाचा का बहुत असर है। समाजवादी पार्टी में आज मतलब उसके निर्माण से लेकर के आज तक चाचा का लगातार जुड़ाव रहा है। ये पारिवारिक दूरियां थी, अब दूर हो जाएगी। लेकिन मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा, हमारे जो 3 सहयोगी बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और सपा से। तो सबसे पहले हम, जैसा कि अभी एक आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी में वो लोग जाते ही जिनके ऊपर अब जांच का दया मंडरा रहा है, और क्या भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा गंगा जल है या ऐसी गंगा नदी है जिसमें जाने के बाद कोई भी आदमी अपवित्र हो और वो कोई भी अपवित्र चीज पवित्र हो जाती है? एक सवाल होगा भारतीय जनता पार्टी से। दूसरा सवाल मेरा है समाजवादी पार्टी के लाली साहब।
लाली साहब वो शख्स हैं जो खुले मन से चाचा शिवपाल का विरोध करते थे। आज चाचा के लिए चिंता जता रहे हैं। आखिर क्या कारण है, चाचा से इसने अचानक लाली साहब को कैसे हो गया। तीसरा सवाल मेरा है सुनील जी से। सुनील जी के नेताजी यानी ओम प्रकाश राजभर जी, ये शिवपाल सिंह के बाद यादव जी बन जाते हैं चाचा के पास, उनको फिर अखिलेश यादव से मिलवाते हैं, दोनों का गठबंधन कराते हैं और चुनाव में एक हो जाते हैं। आज इन दोनों को मिलाने के बाद खुद ही ओम प्रकाश राजभर उनसे छिटक गए, क्या कारण? ये 3 सवाल हैं, इन तीनों का उत्तर मैं चाहूंगा। जी सर। जी लारी जी आपसे सवाल किया। इनकी कोई भी बात मेरी पल्ले नहीं पड़ी क्योंकि इनकी आवाज आ ही नहीं रही थी, बहुत हल्की आ रही थी। इनके जो भी सवाल हो वो आप रिपीट कर लीजिए तो मैं जवाब देता हूं। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव जी का लगातार विरोध करते रहे, मंच से विरोध करते रहे अखिलेश यादव। आखिर जब उनकी पत्नी धर्मपत्नी चुनाव मैदान में उतरी तब उनको चाचा शिवपाल की याद आई। ठीक है, मैं अब तीनों लोगों के सवाल का जवाब एक साथ दूंगा क्योंकि तीनों लोगों का सवाल एक ही है लेकिन घुमा घुमा के नाक पकड़ी है। सबसे पहले मैं ओपी राजभर साहब की पार्टी सुनील जी हैं, उनका जवाब दूंगा। सुनील जी, आप कहते हैं कि आप पिछड़ों की राजनीति करते हैं, तो आपको तो कुछ होना चाहिए कि पिछड़ों का एक बड़ा खानदान एक हो गया, लेकिन आप तो आधे कौवे और आधे मुर्गे पे जाने वाले लोग, आप लोग क्या समझेंगे? क्योंकि आपको तो सत्ता चाहिए, मंत्री पद चाहिए और रात में अद्धा और आधा मुर्गा चाहिए। आप इस बात को नहीं समझ सकते हैं। आप जब एक बैकवर्ड की राजनीति करते हो, बैकवर्ड के सबसे बड़े परिवार का, खानदान का आप विरोध कर रहे हैं, तो आप कैसे बैकवर्ड? ये मेरे समझ में बहुत अच्छा आ रहा। आप राजनीति के वो क्या कहें, सत्ता के चाटुकारिता करना चाहते हो, सत्ता में बना रहना चाहते हो और कोई काम नहीं है। आपको जहां सत्ता मिलेगी आप वहां जाएंगे। अभी मैं आपका जवाब बोल रहे हैं। नहीं, अभी मैं आपका जवाब। लेकिन लारी साहब अभी सत्ता में कहाँ है? अच्छा ठीक है, मैं सबका जवाब दूंगा, पहले देखो उसके बाद आप लोग मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आलोक वर्मा जी ने कहा कि वो उनके ठीक है लारी साहब, ठीक है। बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ तो ये हुआ। भाई पिछले 6 साल से आपको गड़बड़ घोटाला नहीं दिख रहा था। जब शिवपाल जी अपने खानदान में वापस आए हैं, शिवपाल जी ने अपनी पार्टी का विलय किया है, तो इनको दिखाई दे रहा है कि शिवपाल जी बेईमान थे। जब इनके साथ थे तो इनको बेईमानी नहीं दिख रही थी। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हर कोई तो शिवपाल जी जो है समाजवादी में चलेगा तो उनको कोई डर नहीं। बिल्कुल डर है, क्योंकि आपके साथ तो दाऊद इब्राहिम के बाद जो सबसे बड़े आलोक जी मैंने सभ्यता का परिचय दिया है, आपकी सभ्यता का परिचय दीजिएगा। आप भी सभ्यता का परिचय दीजिएगा। आलोक जी मेरा भी आग्रह है। आलोक जी सुनिए, तो मेरा आग्रह है, आप सुन लीजिए फिर आप जवाब देना। लारी जी को पूरा सुन लीजिए फिर आप जवाब देना। आलोक जी मैं आपको समय दूंगा, लारी जी आप पूरी बात कंप्लीट करिए। जी, इन्होंने कहा कि उनको सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो समाजवादी में चला जाए उसको सुरक्षा की जरूरत नहीं। लेकिन ये भूल गए कि दाऊद इब्राहिम के बाद सबसे बड़े 2 माफिया है यहाँ पे। एक का नाम है ब्रिजेश सिंह, दूसरे का नाम है ब्रिजभूषण शरण सिंह, और तीसरा जो आता है उसका नाम है धनंजय सिंह। वो किसके साथ है? तीनों ठाकुर लॉबी, ठाकुर अजय भिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ, ठाकुर योगी आदित्यनाथ के साथ है। तो सबसे बड़े माफिया तो योगी आदित्यनाथ हुए, क्योंकि ये 3 उनके मेन चेले हैं। और दाऊद इब्राहिम के बाद यही 3 मेन काम करने वाले हैं यूपी के। ये सबको मालूम है, जग जाहिर है। हरेन पांड्या का मर्डर हो गया। हरेन पांड्या को वहां गुजरात के गृह मंत्री थे, उनके अब हरेन पांड्या कहाँ? आप बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं, अभी की बात करिए। लारी जी अभी की बात करिए। यूं तो 2016 से लगातार शिवपाल यादव अपमानित होते रहे, अभी की बात करिए। 2016 का भी जवाब दूंगा मैं। हरेन पांड्या का मर्डर हुआ तो कहा गया आतंकवादियों ने किया गया, 4 मुसलमान लड़के पकड़े गए, चारों बाइज्जत बरी। अरे गुजरात पे बहस नहीं है लारी जी। जिस दिन गुजरात पे बहस हो आप जवाब दीजिएगा, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ चाचा और भतीजे पर डिबेट है। मैं चाहता हूं कि इसी पर हम केंद्रित रहें। मैंने भी इधर उधर के सवाल नहीं किए। मैं देखिए आप वही सवाल कर रहा हूं, केवल शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी। जी लारी साहब आपसे आग्रह है मेरा, आप तो बहुत अच्छी डिबेट करते हैं। मैं गुजरात ना लाता, लेकिन आलोक वर्मा जी गुजरात से आए तो मैं भी गुजरात ला रहा हूँ। अब दूसरी बात ये समझ लीजिए, कह रहे हैं कि ये क्या नाम है, रामपुर हार गए। रामपुर की कहानियां मैंने अभी आपको बता दी कि बावर्दी गुंडे वहां पे मौजूद थे, जिन्होंने बहुत मारा पीटा भी है। वोटरों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया, उनको वोट डालने नहीं दिया गया, नहीं तो वहां से किसी कीमत पर नहीं जीत सकते थे।
अब मैं पत्रकार महोदय के सवाल का जवाब दूंगा कि बड़ा बेइज्जत किया गया। चलिए भाई, किया गया, अब तो साथ हो गए, तो अब कहा मिर्चें लग रही है। वो मुझे सलमान खान की फिल्म का गाना याद आ रहा है इन तीनों के लिए, हाय हाय मिर्चे, ओ मिर्चे, बहुत तेज लगी है मिर्चे। पत्रकार महोदय को भी मिर्चें लग रही, क्योंकि ये तीनों एक ही शादी के चट्टे बट्टे दिख रहे हैं। उसका सवाल का जवाब आपका ये है पत्रकार महोदय कि आपको मिर्चा लगी है और कुछ नहीं है। किया गया, वो वक्त था, वो गुजर गया, एक काला जवाब नहीं दे पा रहे गया। आप, किसी बात का जवाब नहीं दे पा प्रॉब्लम रहे, एक जवाब दे पाए वहां बताइए। मैं बता दूं लारी जी, आपने जिस तरीके से मतलब कुछ जो सवाल कुछ नहीं किए जा रहे, कुछ उत्तर दे रहे हैं आप, आपको मुद्दे बात ही नहीं कर रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि जब समाजवादी पार्टी के अभी नेता शिवपाल सिंह यादव जब आपकी पार्टी में नहीं थे, तब आप उनको विरोध करते थे, उनकी खिल्ली उड़ाते थे। अब आपके सगे हो गए, अब उनकी चिंता होने लगी, तब आपकी चिंता क्यों नहीं हो रही जिनको आपको? तब आप क्या करेंगे? उनका सामना कैसे करेंगे? मेरा सवाल ये था। हमें मिर्ची लगी, मिर्ची आपको लगेगी? क्या किया आपने अब तक? सर मैं जवाब दे रहा हूँ। उपाध्याय जी मौजूद है, ऐसा नहीं है तो मैंने विरोध भी किया शिवपाल जी का, बिल्कुल विरोध किया। मेरे अध्यक्ष का विरोधी मेरा विरोधी, मेरे अध्यक्ष का साथी मेरा साथी। सारे आपके सवालों का जवाब मैंने ये दिया। दूसरा, जब कल्याण सिंह ने बीजेपी छोड़ी थी, जब कल्याण सिंह ने बीजेपी छोड़ी थी, तो पानी पी पी के इन लोगों ने कल्याण सिंह को कोसा, और जब कल्याण सिंह ने वापस बीजेपी ज्वाइन की, तो उनका पोता, उनकी बहू, उनका पुत्र, उनकी पुत्रवधू और स्वयं वो राज्यपाल बन के बैठ गए। इस पे भी आप जवाब दे दिए कि ये क्या कहानी है, ये क्यों हुआ। मैंने उससे एक बात कही, मेरा जो राज्य अध्यक्ष उसके खिलाफ अगर कोई होगा तो मैं उसके खिलाफ होऊंगा। ठीक है, कल्याण सिंह वाले मुद्दे पे हम आलोक जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले सुनील आरकवंशी जी। सुनील जी, आपके सामाजिक आंदोलन को के ऊपर भी तारिक जी ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आप सिर्फ सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको मंत्री पद मिल जाए, आप इसीलिए गठबंधन करते हैं। आपको 2022 के चुनाव से पहले लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की संभव तो सत्ता में वापसी हो सकती है, और आप समाजवादी के पीछे हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी पद से श्री ओम प्रकाश जी को नवाज सकती है। क्या ये सत्य है? ये आरोप बार बार सुभाष पार्क पर लगता रहता है। सुनील जी। अध्यय जी, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा, एक माननीय अखिलेश यादव जी का एक बयान आता है माननीय केशव मौर्य जी के लिए कि 100 विधायक लेकर आ जाइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, हम सरकार बनाने के लिए तैयार है। सरकार का कितना लालच किसको पड़ा हुआ है, ये साफ तौर से उनको दिखाई पड़ा कि सरकार से वो दूर है। अभी किस तरीके से आप बयान देने का काम करते सत्ता में जाने के लिए, एक सरकार में मुख्यमंत्री को ये ऑफर देते हैं कि हम 100 मंत्री लेकर आइए और 100 विधायक लेकर आइए और हम आपको मुख्यमंत्री बना दें। तो सत्ता का लालच साफ तौर से माननीय अखिलेश यादव जी में भरा पड़ा है, और वो सत्ता को पाने के लिए कहां तक गिर सकते साफ दिखाई पड़ा। रही बात माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने सत्ता को छोड़ने का काम किया है। इनके किसी भी विधायक या मंत्री ने आज तक इस तरीके का काम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए किया हो तो ये बता दे कि हमारे इस मंत्री ने या इस विधायक ने सामाजिक न्याय। आप हंस रहे हैं क्योंकि आपको हंसना है, आपको हिस्सेदारी नहीं देनी है। जिस समय सदन में माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी लड़ते हैं उस समय कहां होते हैं? आपका बंगला और मुर्गे पे बिकने वाले बातों का जवाब नहीं होता है। अब हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, अब हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। वो जाके माननीय अखिलेश यादव जी के शरण में चले जाने का काम करते हैं, मगर कार्रवाई चाहे किसी के ऊपर हो, वो किसी के शरण में जाने से नहीं बचता है। शरण में जाने से ये नहीं होगा कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपने किस किस तरीके से घोटाले किए ये सब जाहिर है। उपाध्याय जी जवाब ने जवाब मैं दे रहा हूँ। लारी जी आपके पास जवाब नहीं है। जी समाज, आरकवंशी समाज हो, राजभर समाज हो, लारी जी मैं आपसे जवाब लूंगा जी। 4 बार आपकी सरकारें रही। लारी जी सुन लीजिए, अभी आप जब बोल रहे थे हम नहीं बोल रहे थे। सुनना सीखिए तभी आपका कल्याण होगा। सुनना सीखिए थोड़ा सा, सुनना सीखिए। खाली बोलने से काम नहीं चलता है लारी जी, सुनना भी सीखिए। आपने कहा ना कि कोई जब बोले तब मत बोलिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस समय माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी सदन में बोलते थे, आपके नेता कहाँ थे? आपके नेता वोट मांगने के लिए, आपके नेता काउंटिंग कराने के लिए वहां पर लगातार अपने क्षेत्र में लगे थे। जनता के हितों के बारे में नहीं सोचना था।
राजनीति सीखिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी को लड़ाने के लिए, अपनी पत्नी को जिताने के लिए मैनपुरी में लगे थे। उनके जनता के हितों के लिए सदन में नहीं दिखाई पड़े। जनता के हितों की जब बात जब सदन चालू हुआ तो सदन चालू हुआ तब नहीं वो दिखाई पड़े। अभी मैं कह रहा हूँ सुनना सीखिए, सुनना खाली डिबेट में आके अपनी बहस करने से काम नहीं होता, सुनना भी सीखिए, सुनना भी सीखिए लाली जी। ऐसे ही होती है, आपके जैसे जो राजनीति में जानता होते हैं और कौवे पर ऐसे बिकते हैं और ऐसी राजनीति करते हैं। जिस समय सदन में बोल रहे थे नेताजी, आपके नेता प्रतिपक्ष कहाँ थे? चलिए ठीक है, आपके नेता प्रतिपक्ष लारी जी कहाँ थे बताइए ना। लारी जी ठीक है, सुनील जी लारी जी कुछ कहना चाह रहे थे, उन्होंने कहा है कि वो आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। लारी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी लारी जी। उपाध्याय जी आपसे ही कई बार एक एक करके सुन ले जी। शिवपाल जी को लेकर कई बार आप ही के चैनल पर आप ही को बहस हुई है, आप वो निकलवा के इनको सुनील जी को दे दीजिएगा और इनसे कहिएगा कि अखिलेश जी को क्या शिवपाल जी के हाथ में दे दे। अब फिर देखे शिवपाल जी अखिलेश जी मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं, इनको भी अपनी हैसियत पता चल जाए। दूसरा, आपसे मैंने वही कहा ना कि बैकवर्ड की राजनीति करने वाले को खुश होना चाहिए कि बैकवर्ड में एक बहुत बड़ा खानदान एक हुआ है, खुश होना चाहिए। लेकिन इनको परेशानी है, इनको मिर्चें लग रही है सलमान खान के गाना। लेकिन लारी जी मेरी बात सुनिए। लारी जी, क्या बैकवर्ड में सिर्फ यादव परिवार ही एक है? क्या यादव परिवार ही बैकवर्ड है? यही दिक्कत है अखिलेश यादव जी के साथ में कि वो यादवों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहां तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य को और तमाम धर्मपाल सैनी जैसे मंत्री भी शामिल हुए, लेकिन बैकवर्ड समाजवादी पार्टी के साथ उस तरीके से नहीं जा रहा है जैसे मुलायम सिंह यादव के पीछे खड़ा हुआ करता था। क्या आपको नहीं लगता कि यह चिंता का विषय है कि समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी होती जा रही है? लारी साहब देखिए, मैंने कहा कि बैकवर्डों में एक परिवार, बैकवर्डों में बैकवर्ड बहुत है, बैकवर्डों में एक परिवार, या हर बैकवर्ड की बात करते हैं तो मैं वही कह रहा हूँ कि इनको खुश होना चाहिए कि करीब एक बैकवर्ड परिवार में एक खानदान एक हो गया। हर खानदान में कुछ ना कुछ होता है, मेरे खानदान में भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मेरे खानदान में भी बहुत समाज आते हैं, हर घर में जाएंगे तो पहले आप हिस्सेदारी देने का काम नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने समाज को हिस्सेदारी देने का काम करते हैं, बाकी पिछड़े समाज कहाँ जाएंगे? उनकी हिस्सेदारी के लिए तो आप कभी नहीं बोलते हैं। आज सदन में जब नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी बोले थे, कहाँ आपके नेता थे? तब आपके नेता वहाँ डलवाने का काम कर रहे थे। बीजेपी 325 से 200 पे आ गई, 200 कुछ पे आ गई बीजेपी, हम 47 से 125 पे पहुंच गए, तो हमारी बढ़त मानी जाएगी कि उनकी बढ़त मानी जाएगी? बढ़त तो मानी जाएगी। बढ़त जब हुई है ना, जब बढ़त हुआ, आपने 2017 का चुनाव लेकर देखा ना, जब हम आपके साथ में नहीं थे, जब हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी आपके साथ में आए, तब आप जाकर 47 से 111 पे पहुंचने का काम किए। अभी आने वाले चुनाव होंगे, आपको हमारी ताकत का एहसास होगा कि हम आपके साथ में नहीं है तो आप कहाँ पर खड़े हैं। अरे टीवी पर तो आपके नेता का बेटा बोलता रहता है। ठीक है। चलिए आलोक जी, चलिए हम आलोक वर्मा जी सवाल लेते हैं। आलोक जी आपने लारी साहब को भी सुना और सुनील जी को भी सुना। एक सवाल जो लारी साहब ने उठाया कि कल्याण सिंह जी भी इस तरह से शामिल हुए थे, कल्याण सिंह जी को भी इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पानी पी पी कर कोसा था और उसके बाद में फिर उनके पूरे परिवार को जिस तरीके से सत्ता में नवाजा गया वह सबको और हम सबको दिख भी रहा है। तो एक तो ये है, और दूसरा ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो दो बड़े नेता हैं अगर एक होते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी को पहले कहीं ना कहीं चाहे वो बैकडोर से ही सही लाभ मिलता था, अब उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी? आलोक जी देखिए, पहली बात अभी सुन रहा था, कह रहे थे कि हमने 2022 के इलेक्शन में बढ़त हासिल की, हम बढ़े कि वो घटे। भाई आपको अगर इस तरीके से बढ़ने में बहुत सुकून मिलता है तो बिल्कुल आप सुकून में रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी जैसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जब कहीं कुछ कम होते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। हिमाचल प्रदेश में हम 1% से हारे हैं, केवल 1% वोट अगर हमारा बढ़ गया होता, 1.5% वोट बढ़ गया होता तो हम वहां पे सत्ता में होते। जैसे गुजरात की जीत है, कुछ वैसी जीत हिमाचल प्रदेश में भी होती। पहली चीज। दूसरी चीज, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता शिवपाल जी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, हम तो उनको पेंडुलम की तरीके से जानते हो। भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा तो नहीं थे ना साहब,
वो तो पहले भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े थे, बीच में भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े थे। अखिलेश यादव जी कह रहे थे छोड़ के जाइए, जाइए जहां पे जाना, ये तो उनके घर का मसला है। क्या किसको कहते हैं, क्या नहीं कहते, कब बुलाते हैं, कब दुत्कारते हैं, वो जाने, उनका काम जाने। भारतीय जनता पार्टी इसकी चिंता क्यों करे? भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबकी उन्नति के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति बदली है, जो जात जमात की सियासत खत्म हुई है, लारी साहब स्वीकार करें ना करें, लेकिन उनका जो वोट बैंक माना जाता है, देश दुनिया में मशहूर है कि माई किसके? उत्तर प्रदेश पे समाजवादी पार्टी के। माई कौन? मुस्लिम और यादव। आप देखते भी होंगे। तो ये माई जो इस तरीके का समीकरण लोग बना लेते थे, समाजवादी पार्टी कहती थी माई, बसपा कहती थी मीम भीम, तो मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी खड़े हैं। मुस्लिम भी खड़े हैं, दलित भी खड़े हैं, पिछड़ी जातियां भी खड़ी हैं। आलोक जी एक सवाल और है मेरा। आलोक जी, ठीक है, आलोक जी एक सवाल और है मेरा। ये सवाल ये है कि 3 बड़े माफियाओं का नाम लिया उन्होंने, ब्रजेश सिंह, ब्रजभूषण सिंह को भी वो माफिया कह रहे हैं, और धनंजय सिंह। अब समाजवादी पार्टी अक्सर ये आरोप लगाती है, और मेरे साथ जब भी बहस हुई है उन्होंने इन 3 का नाम लिया ही लिया है, चाहे प्रवक्ता लारी साहब रहे हों या समाजवादी पार्टी के कई अन्य प्रवक्ता हैं। तो समाजवादी पार्टी के ये जो आरोप है, इसमें क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कोई सच्चाई नजर आती है कि इनको प्रश्रय मिल रहा है, चाहे वो बैकडोर से सही, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी हो, इन माफियाओं पे उस तरह से लगाम नहीं कसी जा रही है जैसा कि अन्य जो आप जैसे अतीक अहमद की बात करते हैं, मुख्तार अंसारी की बात करते हैं, या समाजवादी पार्टी से जो पहले कभी जुड़े रहे हों किसी रूप में, उन पर जिस तरीके से लगाम कसी गई है। या आजम खान साहब की बात हम ले लें, आजम खान तो कभी माफिया भी नहीं रहे, लेकिन आजम खान साहब को के साथ में जिस तरह से सरकार बर्ताव कर रही है, क्या आपको नहीं लगता कि ये इंटेंशनली है और जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, और जानबूझकर बचाया भी जाता है, जानबूझकर फंसाया भी जाता है? आलोक जी, पहली बात सरकार किसी के साथ कोई बर्ताव नहीं करती। 19 मार्च 2017 को जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उत्तर प्रदेश का में आमूलचूल परिवर्तन करना था। तो सबसे पहले जो परिवर्तन उन्होंने किया कि खाकी का हाथ खोला, वर्दी का हाथ खोला। स्वतंत्र तौर पे खाकी अगर काम करेगी तब मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सूरत बदल सकती है। यही योगी जी ने सोचा था और यही हमने उत्तर प्रदेश में किया। आजम खान, आप कह रहे हैं आजम खान ने कोई अपराध नहीं किया। अरे साहब, अपने नाबालिग बेटे को बालिग बनाने के लिए सर्टिफिकेट में जो घालमेल किया, क्या वो अपराध नहीं है? गरीबों की जमीन अपनी यूनिवर्सिटी के लिए छीनने के लिए, अपनी निजी यूनिवर्सिटी को छीनने के बनाने के लिए जो गरीबों की जमीन छीनी, क्या वो अपराध नहीं है? इस तरीके यही अपराध तो करते थे। मुख्तार अंसारी क्या करते थे? मुख्तार अंसारी पूरे पूर्वांचल में जितने असामाजिक तत्व थे उनको अपना छत्र देते थे, और उनको छत्रप का सहारा कहां से मिलता था? लखनऊ से मिलता था, राजधानी से मिलता था। ये जो गठजोड़ था, ये जो गठबंधन था, यही तोड़ने का काम तो किया। मुख्तार अंसारी बुरी तरीके से फ्री थे। उनको लगता था कि उनका सहारा अखिलेश यादव बनेंगे। अतीक अहमद को लगता था कि उनका सहारा जो है वो अखिलेश यादव जी बनेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के समय में ये नहीं है ना। कोई नहीं सोच सकता कि योगी आदित्यनाथ जी किसी से मिलेंगे, आपको उनके जय जयकार बोलने की जरूरत है। किसी गुंडे माफिया के साथ कभी आपने योगी आदित्यनाथ जी का नाम सुना है, देखा है? मैंने तो देखा है। मैंने तो अतीक अहमद को, जिस समय मैं तो जर्नलिस्ट भी रहा और एक जर्नलिस्ट के तौर पे भी मैं काम करता रहा, जिस समय दोनों भाई चाचा और भतीजे के बीच में जब डिफरेंसेस चल रहे थे, तो अतीक अहमद जय जय अखिलेश बोल रहे थे, सरेआम बोल रहे थे, खुलेआम सड़कों में बोल रहे थे। आपके पास उसके वीडियोस भी होंगे। तो ये गठबंधन हमारी सरकार के साथ नहीं है। निचले स्तर पे हो सकता है कोई कहीं बच गया हो, लेकिन अगर बचा होगा, अगर किसी ने अपराध किया है, अगर कोई भी अपराधी है, तो वर्दी के ऊपर हम दबाव नहीं डालते। यही परिवर्तन हमने किया है। ठीक है आलोक जी। अंकुर जी, एक सवाल बार बार ये उठता है कि आप इस घटनाक्रम को, पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इसे किस रूप में देखते हैं। दूसरा, ये जो माफियाओं को लेकर के सवाल हर डिबेट में आ जाता है, चाहे किसी भी विषय पे हो, माफियाओं को लेकर के एक दो तरफा बातें हमेशा होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि उन्होंने माफियाओं पे बिल्कुल लगाम लगाई है, और वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं का आरोप रहता है कि
लगाम लगी है, लेकिन एक तरफा लगी है। जो भारतीय जनता पार्टी से कहीं से भी जुड़े हुए हों, चाहे वो बैकडोर से जुड़े हुए हों, चाहे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हों, उनको बख्श दिया जाता है। क्या ये आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, या इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ हैं? क्या है, क्या सत्ता सिर्फ इसी का खेल रह गई है कि अपने विरोधियों को पूरी तरह से दबा दो, कुचल दो और विपक्ष की आवाज़ को दबा दिया जाए? क्या आपको भी ऐसा लगता है अंकुर? आप लंबे समय से राजनीति देखें उत्तर प्रदेश के प्रवेश में, तो सबसे बड़ी बात ये दिखाई देती है कि जिसकी सत्ता होती है उसके साथ अपराधी अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। अगर ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ये अपराधी है, बाकी साथ कार्रवाई हो रही है, तो ये भी अपना भविष्य याद कर लें कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार हुआ करती थी, तब फूलन देवी जो कि बहुत बड़ी बहुत बड़ा कांड हुआ था, उसकी सरकार थी, उसकी मुखिया थी वो थी, उस कांड की जो बड़ी प्रचलित कांड है, तमाम ठाकुरों को, तमाम लोगों को एक साथ मारा गया। उनको टिकट को सांसद होती है, किस पार्टी होती है? समाजवादी पार्टी होती है। सोनू मोनू ये भी समाजवादी पार्टी में तो होते हैं, पर पार्टी बदलते रहते हैं बार बार अलग अलग। तो एक नहीं दरुआ डकैत उसका भाई, तो ऐसा एक नहीं, ऐसे तमाम लोग हैं जो एक जिसकी सत्ता होती है उसके साथ जुड़ते हैं, अपने लाभ के लिए जुड़ते हैं, पार्टी अपने लाभ के लिए उन लोगों को जोड़ती है। और अगर कुछ ऐसा है जी। और दूसरी बात जैसा कि आपने कहा कि आप ये आने का तो जो है उसका क्या पड़ेगा, आपको पड़ेगा वो असर, तो जाहिर सी बात है। आपको डिबेट में साफ तौर पर लिखा है कि क्या डिबेट मतलब जो असर पड़ेगा, तो कुछ लोगों की क्या कैसे जो रिएक्शंस हैं, वो रिएक्शंस अपने आप में जाहिर कर देते हैं कि क्या चल रहा है जी। ठीक है, लारी साहब से फाइनल जवाब लेते हैं। लारी साहब, चूंकि यह डिबेट पूरी आज चाचा भतीजे के ऊपर ही थी और बहुत सारे सवाल आए भी और आपने जवाब भी दिए, अभी एक आखिरी सवाल ये है कि अक्सर जब भी ये होता है समाजवादी पार्टी के साथ में माफियाओं के नाम जुड़ जाते हैं। अभी अनिल अंकुर ने बात की फूलन देवी की, ददुआ की, इसके अलावा मुख्तार अंसारी हैं और अतीक अहमद, इन सब, यहाँ तक कि डीपी यादव को हालांकि अखिलेश यादव ने शामिल नहीं होने दिया था अपनी पार्टी में, लेकिन वो पहले समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े रहे थे। तो ऐसा क्यों है कि समाजवादी पार्टी का माफियाओं से पीछा नहीं छूट पा रहा है? वजह क्या है? क्या कोई सख्त निर्णय लेने की कमी है? कहाँ आपको दिखाई देता है कि दिक्कतें कहाँ हैं? लारी साहब देखिए, बिल्कुल गलत कहना है कि समाजवादी से माफियाओं का साथ नहीं छूट रहा, पूरा छूटा हुआ है। आप देख लीजिए कि 2012 में डीपी यादव को और इन लोग को नहीं आने दिया गया, उसके बाद 2017 में भी कितना तमाशा हुआ था। वो तो मैंने भी कहा, मैंने कहा आपसे इन लोगों को लेकर, और उसके बाद आप कहते हैं कि वो हमारे आदमी है। लेकिन जिन माफियाओं को आपने ले रखा, हम कहते हैं कि ब्रिजेश सिंह माफिया है, हमारे साथ था वो माफिया, बिल्कुल था हमारे साथ, बिल्कुल वो माफिया था, हमारे साथ था माफिया, वो इनके साथ है। ब्रिजभूषण शरण सिंह हमारे साथ था, माफिया था, अब इनके साथ है वो माफिया। ब्रिजेश सिंह मायावती के साथ था, मायावती ने उसको सरेंडर कराया था, अब इनके साथ है वो माफिया। वो धनंजय सिंह हमारे साथ था, मायावती के साथ भी था, अब इनके साथ है वो माफिया। आप जब सब माफियाओं को नकेल कस रहे हैं, तो इन तीन माफियाओं पर जो दाऊद इब्राहिम के बाद 1, 2, 3 नंबर के हैं, इनके भी नकेल कस लीजिए। तीसरा, आपने फूलन देवी का नाम लिया। फूलन देवी ने कब का सरेंडर किया मध्य प्रदेश में, अब कितने सालों के बाद उनको जेल से बाहर निकाल के मुख्य धारा से जोड़ा गया। आप फूलन देवी को डकैत कह रहे हैं, लेकिन फूलन देवी के साथ जो पहले वाले थे और इस समय जिंदा है, मध्य प्रदेश में है, जो बाकायदा ठाकुर ब्राह्मण लोग हैं, वो भी डकैत है, उनका नाम नहीं लेते हैं, लेकिन फूलन देवी का डकैत जरूर कहेंगे, क्योंकि वो बैकवर्ड है, वो उस तबके से आती है जिस तबके से मुलायम सिंह आते हैं। तो आपको वो तबका पसंद नहीं है, आपको अकलियत माइनॉरिटी मुसलमान पसंद नहीं है, आपको बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब पसंद नहीं, क्योंकि ये मूल्यवादी है। बाकी सब बाहर से आए तो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है भाई, आप इसलिए हम लोगों को दबाते हैं। आप फूलन देवी करके डकैत कह रहे हैं, लेकिन उन लोगों को भी तो डकैत कहिए जो बाकी वहां के डकैत है। मध्य प्रदेश के मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, जबान पे निकल नहीं पा रहा है। जो ठाकुर है, ब्राह्मण है, उनको भी डकैत कहिए कि वो डकैत बीजेपी में है, वो फलाने डकैत बीजेपी में, वो दिमाग के डकैत मध्य प्रदेश का बीजेपी में है।
नहीं, लेकिन फूलन देवी का नाम लेना है और समाजवादी पार्टी और बहुजन का नाम लेना है, क्योंकि ये बैकवर्ड और शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज के लिए काम करते हैं। आपको और कोई परेशानी है? आपको सारी परेशानी है। ठीक है लारी साहब, ठीक है लारी साहब, आज समय हमारे पास इतना ही है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बहस में शामिल हुए। हम फिर किसी दिन किसी अन्य मुद्दे पर आपसे शामिल होंगे। धन्यवाद। ये थी चाचा भतीजे की एक होने की बहस की। इसमें शिवपाल यादव, अब उनका अगला कदम क्या होगा? कहा जा रहा है कि उन्हें विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है। जैसे ही वो विपक्ष के नेता बनेंगे, प्रोटोकॉल उनके साथ लागू हो जाएगा, जेड श्रेणी की सुरक्षा उन्हें मिलने लगेगी। इसके अलावा तमाम सारी जांच के जो उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, सीबीआई जांच और बहुत सारी जांच की फाइलें खुल सकती हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं जब विपक्ष का नेता होता है तो उस पर अंकुश लगता है, ऐसा माना जा रहा है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव अब पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, अपनी पार्टी को एकजुट करेंगे और शिवपाल यादव को विपक्ष के नेता की भूमिका दी जाएगी और प्रदेश अध्यक्ष भी उन्हें बनाया जा सकता है। शिवपाल यादव कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी इसमें कितना दम है और ये आगे 2024 तक क्या होता है, अभी तो राजनीति कई तरह के करवट लेगी। बहरहाल आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।